हेलो स्टूडेंट, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं दिलरंजन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका भाग 1 का वीडियो मैं डाउनलोड किया हूं और आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो देख के आइए ताकि आप सेकेंड वीडियो को समझने में आपको आसानी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का भाग 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें जो है 5 राजवंशों ने शासन किया और ये राजवंश, सबसे आसान प्रश्न यही हो सकता है हमारे हर एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले 5 राजवंश को आप क्रम से जमाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो राजवंश था वो गुलाम वंश था, दूसरा था खिलजी वंश और तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोधी वंश। तो आप इसको याद रखेंगे, सबसे आसान प्रश्न ये हो सकता है और ये एग्जाम में कई बार आया है, मोस्ट एमपी है। आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं इसको ट्रिक से बता देता हूं, आपको ट्रिक भी कवर करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश, जी के खिलजी वंश, टी तुगलक वंश, एस सैयद वंश और एल लोधी वंश। तो जी के टसल, इसके लिए आप जी के टसल याद रखेंगे। जी के टसल आप हमेशा याद रखेंगे जब भी दिल्ली सल्तनत की बात आएगी तो जी के टसल। तो 5 राजवंश जो है ये क्रम से फिर हो जाएंगे, आपका एक क्वेश्चन इसमें फिक्स हो जाएगा। चलिए, तो एक एक राजवंश को पकड़ते हैं और हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो सबसे पहला राजवंश है इसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है वो, इसको मामलुक कहा जाता था, गुलाम वंश को। और मामलुक क्यों कहा जाता था? इसके जो वंश के जो राजा थे वो सभी गुलामी के बंधन से मुक्त जो माता पिता होते थे उनसे उत्पन्न होते थे और ये सभी एक ही मूल के नहीं होते थे। इसी कारण इनको मामलुक कहा गया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस राजवंश के राजाओं को मामलुक कहा जाता है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलेगा। इस गुलाम वंश में कुल 11 शासक होंगे। इसमें पहला जो शासक रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, आप जानते हैं, मोहम्मद गौरी जब भारत पे आक्रमण किया और चंदावर का युद्ध जब जीत लिया, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान को हराया, जयचंद को हराया। उसके बाद अपना जितना विजित क्षेत्र था उसको अपने जो गुलाम थे, सेनापति थे, उनमें चारों में बांट के वो वापस जा रहा था तो खोरखो जनजाति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का गुलाम था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भारत में, दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करता है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है और पहला शासक बनता है। ठीक है, तो दूसरा जो शासक रहेगा हमारा आराम शाह रहेगा। तीसरा शासक जो रहेगा इल्तुतमिश रहेगा। चौथा जो है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह होगा। 5वां जो शासक रहेगी वो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पूरे दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका रहेगी। 6वां जो है वो बहराम शाह है। 7वां जो रहेगा अलाउद्दीन मसूद शाह। 8वां जो हमारा शासक है नसरुद्दीन महमूद शाह। और जो 9वां शासक है गियासुद्दीन बलबन। 10वां शासक है मोइनुद्दीन कैकुबाद और 11वां शासक जो अंतिम शासक है वो क्यूमर्स है। इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि गुलाम वंश के लोगों को मामलुक कहा जाता है। इसमें देखिए, ये याद रखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आराम शाह है ये जो है कुतुबी राजवंश से संबंधित थे। तो प्रश्न आएगा कुतुबी राजवंश से संबंधित कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश से लेकर के अलाउद्दीन मसूद शाह तक ये जो है आपके जो शमसी राजवंश हैं, शमसी राजवंश से संबंधित थे। इसके बाद जो बाकी अंतिम जो शासक थे वो जो है आपके बलबनी राजवंश से संबंधित थे। तो तीनों राजवंश का नाम आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये 11 शासक जो है गुलाम वंश में हुए हैं, लेकिन सभी शासकों को हमें याद रखना उतना जरूरी नहीं है। इसमें जो प्रमुख जो शासक हुए हैं जिन्होंने हमारे भारतीय इतिहास में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, उनके बारे में हम जानेंगे और उन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है। तो मैं इतना कवर कराऊंगा कि जितना मैं बताऊंगा आपको उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेगा। अभी तक नहीं पूछा है, अगर पूछेगा भी तो उसमें कुछ अब 90% चांस है कि इसी से ही आपका क्वेश्चन आएगा।
चलिए, तो सबसे पहला जो है हम शासक पकड़ेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। पहला है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक ये शासन करेगा। 1206 में ही किसकी मृत्यु हो गई थी? गौरी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये अपने को आजाद किया था। तो 1206 से 1210 तक शासन करेगा। राजधानी जो है ये अपना लाहौर रखता है। राजधानी जो है कहाँ रखता है? लाहौर, दिल्ली नहीं रखता है, याद रखेंगे ना। इनकी जो राजधानी है वो लाहौर रहती है। और इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के बाद इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाया रहता है। दिल्ली इसलिए नहीं जाता है कि मैं आपको बताया था कि गौरी के 4 जो गुलाम रहते हैं उसमें से एक गुलाम रहता है जिसका नाम रहता है यलदज। यलदज जो है वो बहुत चिढ़ा रहता है ऐबक से। उसका मानना है कि मैं इतना योग्य हूं, फिर भी गौरी ने मुझे दिल्ली का साम्राज्य नहीं दिया और ऐबक को दे दिया। तो यलदज जो है वो धमकी दिया रहता है कि ऐबक को कि अगर आपने दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली में कदम भी रखा तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। और ऐबक जो है इसी डर से कभी भी दिल्ली नहीं जाता है। और वाकई में यलदज अपने वादे का पक्का रहता है। इल्तुतमिश जब दिल्ली को राजधानी बनाएगा तो यलदज जो है उसके ऊपर हमला करेगा और इल्तुतमिश वर्सेस यलदज के बीच में एक भयंकर युद्ध लड़ा जाएगा। और उस युद्ध में इल्तुतमिश जो है वो जीत जाता है। तो आप कमेंट्स करके बताएंगे कि उस युद्ध का नाम क्या है। चलिए, तो ऐबक के बारे में जानते हैं। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा। 25 जून 1206 को ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। ऐबक जो है अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। लाखों रुपए दान कर देता था, इसीलिए उसको लाख बख्श की उपाधि मिली थी। हाथियों का दान करने वाला था, इसीलिए पील बख्श की उपाधि मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, उसको कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान मौखिक याद था। इतना अच्छे से उसका गायन करता था, इतना अच्छे से उसका पाठ करता था कि आप सुनते रह जाते। और इसीलिए उसको कुरान खां की उपाधि भी मिली थी। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार का काम किसने कंप्लीट कराया? कुतुब मीनार का काम जो है इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया, लेकिन नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, अब आप सोचेंगे 1206 में शासक बना, 1193 में कैसे स्टार्ट हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पहले से प्लान में था कि मुझे कुतुब मीनार का निर्माण कराना है। और कुतुब मीनार जो है 1193 में चालू हुआ और अगर पूरा कंप्लीट जो है 1368 में जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपको पता होगा कुतुब मीनार का हाइट जो है वो सबसे ऊंची मीनार है और 72.5 मीटर ऊंचा है। 237.86 फीट जो है ऊंचा है। अगर फीट में बात करें तो इसका व्यास 14.3 है और उसमें पूरी चढ़ने के लिए 379 सीढ़ियां बनी हुई है। ये पूरे 5 मंजिल की बिल्डिंग है। और शुरू का जो फर्स्ट मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था। दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल जो है इल्तुतमिश कराएगा। और 5वां मंजिल जो है आपका फिरोज शाह जब आएगा 1368 में, तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसका 5वां मंजिल का निर्माण कराता है। तो कुतुब मीनार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि कुतुब मीनार जो है किसके नाम के ऊपर रखा गया है। तो प्लीज कमेंट्स करेंगे और इसके बारे में बताएंगे, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसके बाद भारत में सबसे प्रथम मस्जिद जो है वो कुव्वत उल इस्लाम, इस मस्जिद का क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम। सबसे भारत का प्रथम मस्जिद जो है ऐबक ने बनवाया था और दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनाया था और ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है ऐबक के बाद आराम शाह जो है इसका उत्तराधिकारी होता है। लेकिन जैसा इसका नाम वैसी काम, आराम करते करते ही रहता है। तो पब्लिक इसको पसंद नहीं करती है, दिल्ली में अव्यवस्था हो जाती है। तो वहां तुर्क सरदारों का ग्रुप था। तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा। ये कहाँ का गवर्नर था? बदायूं। ये जो है ऐबक का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था, उसका गुलाम था और इतना विश्वास पात्र था कि इसको अपना दामाद ही बना लिया और बदायूं का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तुर्क सरदार और पब्लिक ने इसको बुलाया कि भैया आप आइए, दिल्ली की सत्ता जो है वो अवस्था में है और आप आराम शाह को सौंटिए और सत्ता को संभालिए। इल्तुतमिश तुरंत आया
आराम शाह की को जो है वो मारकर दिल्ली पर शासन किया और 1210 से लेकर के 1236 तक शासन करेगा। इल्तुतमिश जो है वो शमसी वंश का था। इसी इल्तुतमिश को ही तुर्क का जो सत्ता है और दिल्ली सल्तनत है इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक का श्रेय जो है किसी को जाता है तो इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश जो है वो देखिए तुर्क जो सरदार थे उन्हीं की मदद से बना था, तो तुर्क सरदार को तुर्क ए सहलगानी कहा। 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था और ये 40 जो सरदार होते थे ये हमेशा जो है इसकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। इसको 10 चालीसा भी नाम दिया गया था। 10 चालीसा कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये पूरा कराएगा। एकता प्रणाली चालू करेगा। एकता प्रणाली क्या होता है? जो सैनिकों को नगद वेतन के बदले में भूमि प्रदान करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो इल्तुतमिश है। चलिए फिर क्या किया? सिक्का चलाया। चांदी के सिक्का को टका बोला, तांबे के सिक्के को जीतल बोला। ये जो है पहली बार दिल्ली में टकसाला का स्थापना किया। जो सिक्का ढालने का जो कारखाना होता है, टकसाल होता है, वो टकसाल स्थापित किया सबसे प्रथम बार। तो शासक याद रखेंगे इल्तुतमिश। ये जो है बगदाद का जो खलीफा होता है उस खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था। इसे गुंबद निर्माण का पितामह भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो पुत्र रहेगा उस पुत्र का मकबरा बनवाता है और प्रथम मकबरा भी बनाने का श्रेय इसी को जाता है। सुल्तानगढ़ी में स्थित है। इसका पुत्र रहता है नासरुद्दीन महमूद, जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में जो है मकबरा बनवाता है। तो ये जो प्रथम मकबरा भारत का इल्तुतमिश ने बनवाया, गुंबद निर्माण का पिता, मतलब बहुत आईएमपी है इल्तुतमिश। महाकाल मंदिर को ध्वंस कर दिया था इसने। ये जो है हजारे दिल्ली नामक एक व्यवस्था चालू किया था जिसमें न्याय पाने वाले को लाल वस्त्र पहनकर उपस्थित होना पड़ता था। तो स्टूडेंट्स, ये जो इल्तुतमिश थे ये बहुत ही दूरदर्शी था इनके पास। इल्तुतमिश जो है वो अपने जीते जी रजिया सुल्तान को ही भारत का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था, लेकिन जो तुर्क सरदार थे वो तुर्क सरदार वो नहीं चाहते थे कि एक महिला हमारे ऊपर क्या करे, शासन करे। इसीलिए जो है इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इन्होंने शासन बनाया था और शासक जो है बनाया, लेकिन पूरा जो है वो योग्य शासक नहीं था वो, और इसका राज्य में पूरा षड्यंत्र ही चलता रहा और पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। रजिया सुल्तान जो है वो लाल वस्त्र पहनकर जो न्याय व्यवस्था चालू किया था इल्तुतमिश ने, वहां पब्लिक से न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर दरबार में गई और जनता की मदद से रजिया सुल्तान ने सत्ता को प्राप्त किया और 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत की सब प्रथम और अंतिम, इसके बाद और कोई महिला शासिका नहीं थी। ये जो है सैनिक वेशभूषा में रहती थी हमेशा। कुबा नाम का टोपी पहनती थी और कुलाहा नाम का टोपी पहनती थी। कुबा को कोट बोलते थे और कुलाहा को टोपी बोलते थे और यही वस्त्र धारण करके हाथियों में पब्लिक से मिलने जाती थी, जनता के बीच में जाती थी। चलिए, तो जब इसका शासनकाल इसने पूरा संभालने के बाद जो है रजिया सुल्तान से एक गलती हो गई। अब वो जो है बहुत कम उम्र में शासिका बन चुकी थी और इसका झुकाव इसका अबिसिनिया के निवासी एक गुलाम था जिसका नाम था याकूत के प्रति हो गया। सबसे पहले उसने क्या कर दिया, अमीर एक आखुर नामक उसको पद दे दिया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अमीर आखुर का पद जो है अस्तबल का प्रधान होता है, इसको याद रखेंगे। तो अस्तबल प्रधान जो होता है वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जितने जो शाही लोग थे वो सब इस पद के लिए आतुर थे, लेकिन याकूत को जब बना दिया रजिया सुल्तान ने एक गुलाम को, तो सबके नजर में खटकने लग गया कि जरूरत से ज्यादा इसको क्या देने लग गया, महत्व देने लग गई और तुर्क सरदारों को ये चीज हजम नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, रजिया सुल्तान का एक वन साइडेड लव करने वाला व्यक्ति था। एक भटिंडा का सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुतिया। अल्तुतिया जो है उसने विद्रोह कर दिया। जैसे इसको पता चला कि याकूत के प्रति जो है रजिया ज्यादा झुकाव कर रही है, तो तुर्क सरदारों ने अल्तुतिया को भड़का दिया। अल्तुतिया जो है विद्रोह करके सीधा आया
और दिल्ली के राजमहल में हमला कर दिया। तुर्क सरदारों ने उसको आने दिया। याकूत को उसने मार दिया। रजिया को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। तुर्क सरदार जो है रजिया को बुद्धू बना दिए। बोले कि आप याकूत तो मर गया, अल्तुतिया जो है महल में प्रवेश कर दिया और प्रवेश कराने में पूरा मदद जो है तुर्क सरदारों ने किया था। रजिया को बोले कि आप अल्तुतिया के साथ राजमहल से चले जाओ और जैसी माहौल शांत होगा हम दोनों को आपको बुला लेंगे। रजिया ने सबसे पहले अल्तुतिया से विवाह कर लिया, लेकिन तुर्क सरदार जैसी रजिया जो है राजमहल से गई, पूरा राजमहल में षड्यंत्र हो गया। तुर्क तो चाहते ही नहीं थे कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे, इसीलिए दोनों की हत्या करवा दिए। और बहराम शाह जो है नाम का एक व्यक्ति था, इसको शासक बना दिए। अगला सुल्तान जब जैसी बहराम शाह बना और पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि योग्य था ही नहीं। और 1241 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया और इसको मार दिया। इसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से 46 तक जो है वो शासन करेगा। जब ये जो है 46 में शासन करेगा तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो फिरोज शाह का पुत्र रहता है और इल्तुतमिश का पोता रहता है। यह भी एक बहुत दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति रहता है। बलबन इसका गुलाम था। बलबन की एंट्री हो रही है, देखिए बलबन आगे जाके शासक बन जाएगा और बलबन जो है इसका गुलाम रहता है और इसी को सेनापति बना देता है। और क्योंकि मंगोलों का आक्रमण करता है तो बलबन इसकी रक्षा करता है। 10 जून 1246 को बलबन ने षड्यंत्र किया और मसूद शाह को कैद कर लिया और कैद करने के बाद इसकी हत्या कर दी। नसरुद्दीन मसूद शाह जो है बलबन जो है जब हत्या करता है उसके बाद स्वयं शासक नहीं बनता है। शासक बनता तो पूरा राज्य में विद्रोह हो जाता और ऐसा लगता कि ये जो है जानबूझ करके सत्ता हासिल करने के लिए जो है सुल्तान की हत्या की है। वो क्या करता है, एक संकेतिक नाम से नसरुद्दीन महमूद नाम के व्यक्ति को शासक बना देता है और पूरी शक्ति जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। बलबन इतना चालाक रहता है। और 1266 में जब इसको लगता है कि पूरा शक्ति जो है बलबन के कंट्रोल में है और किस्मत इसका साथ देता है और 1266 में जो महमूद रहता है, नसरुद्दीन महमूद, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई पता नहीं, कि बलबन जो है षड्यंत्र से मारा कि अपने से स्वतः मृत्यु हो गई, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन बलबन गधा नहीं था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और इसका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। और इस बार जो है वो पूरा शासक बनता है गियासुद्दीन बलबन। 1266 से लेकर के 1286 तक शासन करता है। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन जो है वो 3-4 जो सुल्तान थे उनके शासन काल में इसने रजिया से अपना करियर स्टार्ट किया था और मसूद शाह आते आते तक बलबन जो है वो दरबार में था। तो इसका राजवंश जो सुल्तान थे उन हर के काल में इनको कौन कौन सा पद जो है वो दिया गया था, इस पे प्रश्न आता है। तो रजिया सुल्तान के काल में इसे अमीर ए सीकर कहा जाता था। बहराम शाह के काल में इसे अमीर ए आखुर का पद दिया गया था। मसूद शाह के काल में अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। जैसी ये शासन बना तो सबसे पहले इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। बोला कि आप जो है हमको शासक मानो, अगर नहीं मानोगे तो आपको मार देंगे। तो लौह और रक्त की नीति अपनाया। उसके बाद चालीसा को नष्ट कर दिया। इसको पता था कि जो चालीसा ही है तुर्क सरदारों का जो ग्रुप था वही राजनीति में सबसे ज्यादा इंटरफेयर करता था और सबसे पहले इसने काम किया कि उसको नष्ट कर दो भैया। पारसी नववर्ष का शुरुआत किया, नौरोज पर्व मनाने का शुरुआत किया और सिजदा और पाबोस परंपरा जो है इसने क्या किया, चालू किया। ये क्या होता है परंपरा, जो सुल्तान होता था, जो भी व्यक्ति दरबार में आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा, जो सुल्तान है उसके पास आएगा और घुटनों के बस झुक के उसकी पैर को चूमेगा। और इससे क्या होता था, जो इसको सुल्तान नहीं मानता था वो भी ऑटोमेटिक मानने लग जाता था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका सर कलम करवा देता। लौह और रक्त की नीति अपनाता था। ये जो है तत्पर सेना रखता था और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था इसका सेना। गुप्तचर विभाग का निर्माण किया था। एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। उस अधिकारी को बरीद कहा गया, एग्जाम में आ चुका है आपका।
फिर अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के दरबार में रहते थे, इसके दरबारी कवि थे। और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है, इसके बाद बलबन के बाद जो है वो सांकेतिक रूप से कैकुबाद जो है वो शासक बनता है 1287 से 1290 तक। लेकिन जो है वो बुगरा खां का पुत्र रहता है। और कैकुबाद जो है सुल्तान बनने में दिल्ली का जो कोतवाल रहता है, जिसका नाम है मलिक फखरुद्दीन, मलिक फखरुद्दीन, याद रखेंगे, मलिक फखरुद्दीन। तो ये जो कोतवाल जो रहता है, ये कोतवाल जो है वो कैकुबाद को दिल्ली का सत्ता दिलाने में बहुत मदद करता है। ये भी प्रश्न आ चुका है। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो क्यूमर्स होता है। क्यूमर्स जो है कैकुबाद का नाबालिग पुत्र था। तुर्क सरदार लोग जैसी बलबन जो है वो उसकी मृत्यु हुई, तुर्क सरदार फिर से एक्टिव हो जाते हैं और क्यूमर्स की जो है गद्दी पर बैठाकर एक जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति को इसका संरक्षक नियुक्त कर देते हैं। और यही इस राजवंश का अंतिम शासक था, क्योंकि जलालुद्दीन जो है वो क्यूमर्स का अपहरण कर लेता है और उसकी हत्या करके यमुना नदी में बहा देता है और खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो दिल्ली मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो अगला जो राजवंश है गुलाम वंश में, गुलाम वंश के बाद ये है आपका खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है वो खिलजी वंश है। ये सबसे छोटा राजवंश है, मतलब इसका जो कार्यकाल था 1290 से लेकर के 1320 तक रहेगा। मतलब पांचों राजवंशों में सबसे छोटा जो कार्यकाल था वो खिलजी वंश का था। इस वंश में जो है वो 5 प्रमुख शासक हुए थे। पहला जो शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसी को संस्थापक बोलते हैं। दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा था शहाबुद्दीन उमर, और चौथा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और जो अंतिम शासक था वो खुसरो खां था। तो चलिए एक एक शासक को देखते हैं कि इनका क्या क्या योगदान था भारतीय इतिहास में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से 1296 तक जो है वो शासन करेगा। इसका राज्याभिषेक जो है वो 13 जून 1290 को हुआ था। जो किलो खरी का महल था जिसको कैकुबाद ने बनवाया था, उसी महल में जो है अपना ये राज्याभिषेक कराता है और खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो ये जो फिरोज खिलजी जो था, ये तुर्क और गैर तुर्क मुस्लिमों को जोड़ने का प्रयास किया, मंगोलों को बसाया और उसको नौ मुस्लिम नाम दिया। यही मंगोल आगे जाके बेचारे को सौंटेंगे। और दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने देखा है मंगोल जो है लगातार आक्रमण करते रहेंगे। इसके बाद जो इसका मुख्य अभियान था वो जो साउथ क्षेत्र को जीतना था, अपने भतीजे को भेजा। इसका भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसको देवगिरी पर हमला करने के लिए भेजा और देवगिरी को उसके भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जीत लिया। इस देवगिरी के जीत में इतना अपार धन की प्राप्ति हुई कि अलाउद्दीन खिलजी की नीयत बदल गई। उसको लगा कि जितना पैसा, जितना खजाना तो दिल्ली सल्तनत के पास नहीं है, उतना ही मेरे पास आ गया। अगर मैं दूंगा तो दिल्ली सल्तनत तो मजबूत हो जाएगा, तो क्यों ना मैं खुद जो है वो शासक बन जाऊं। और इतनी बड़ी जीत से, पहली बार कोई साउथ क्षेत्र को जीता था, इस जीत से इतना खुश हो गया फिरोज खिलजी कि इस जीत की बधाई देने खुद चला गया और इलाहाबाद में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इसकी हत्या कर दी और खुद जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। फिर अगला सुल्तान है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक शासन करेगा। सबसे बड़ी बात ये निरक्षर था। एग्जाम में याद रखेंगे, इतिहास में 2 प्रमुख शासक हैं जो निरक्षर थे। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और मुगल सल्तनत में अकबर। तो ये निरक्षर था लेकिन साक्षर था, बहुत इंटेलिजेंट था। जो है ये साम्राज्यवादी नीति जो है अपनाता था। जब इसके हम कार्यकाल को देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं था तब तो ये हाल था, अगर पढ़ा लिखा भी होता तो सोचो कैसा रहता। साम्राज्यवादी नीति में ये पूरे विश्व विजय में जाना चाहता था सिकंदर की तरह। लेकिन इसका एक सलाहकार था अलाउल मुल्क, ये नाम याद रखेंगे। अलाउल मुल्क ने इसको समझाया, इसको मना किया, तो अपना विश्व विजय का जो अभियान था उसको इसने रोक दिया। और लेकिन भारत में हर क्षेत्र में आक्रमण करता रहा। जैसे उत्तर में आप चित्तौड़गढ़ का नाम सुने ही होंगे, मूवी भी देखे हैं रानी पद्मावती वाला, पद्मावत मूवी जो आई थी, और रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रेरित होकर उसमें आक्रमण किया था। गुजरात में पूरा अभियान चलाया। इसी गुजरात अभियान में इसको मलुक कापूर नामक एक गुलाम मिला था जिसको खरीद लिया था, 1000 दिनारी में खरीदा था। तो ये प्रश्न आता है कि मलिक काफूर कौन से अभियान के दौरान
अलाउद्दीन खिलजी को मिला तो कौन सा अभियान बोलेंगे? गुजरात अभियान। और इसी मलिक काफूर का नाम 1000 दिनारी भी है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी पड़ गया। फिर दक्षिण अभियान में तेलंगाना जब अभियान चला रहा था तो वहां का शासक प्रताप रुद्र था, प्रताप रुद्र देव। ये प्रताप रुद्र देव जो है गोलकुंडा के माइन से इसको कोहिनूर हीरा मिला था, और इस कोहिनूर हीरा को ये भेंट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को। और ये जो कोहिनूर हीरा का इतिहास आपको पता ही है कि कैसे जो है गोलकुंडा से मिला, फिर खिलजी गया, फिर वर्तमान में भी ब्रिटेन में है। चलिए, तो ये जो है भारत के नहीं पूरे विश्व का भी सबसे कीमती जो है वो हीरा है कोहिनूर हीरा। चलिए, इसकी और महत्वपूर्ण नीति जो है उसमें सैन्य नीति देखेंगे। सैन्य नीति इनकी इतनी अच्छी थी कि सबसे पहले तो इसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया, फिर होलिया प्रथा, सेना को होलिया दिया, फिर घोड़े में जो दाग देने की प्रथा अपनाया कि कौन से वर्ग का घोड़ा है, कौन से नस्ल का है तो उसमें दाग दे दें। फिर खम्स के जगह में वेतन दिया सैनिकों को, सेनापति का पद बनाया, इसको अर्ज ए मुमानी नाम दिया। ये जो सेनापति का पद बनाने से वो इसका जो सिस्टम था उसमें बहुत ही व्यवस्थित हो गया। भूराजस्व नीति जो है इसमें देखते हैं हम कि ये जमीन को नापने वाला पहला राजा है। इससे पहले कोई जमीन को नहीं नापा था, तो जमीन को नापने वाला ये प्रथम शासक था और बिस्वा नामक पैमाना चलाया था। और जितना भी जो ये जो है राज्य और धर्म है दोनों को बिल्कुल नहीं जोड़ता था, यहाँ तक कि जितना जो जमीन दान दिया हुआ था वो सबको वापस ले लिया और सबको सरकारी भूमि घोषित करके सब में टैक्स लगा दिया। एक विभाग भी बना दिया भू राजस्व का, और दीवान ए मुस्तखराज नाम रख दिया। और जो गंगा और जमुना मतलब जिधर पैदावार ज़्यादा है उधर टैक्स भी ज़्यादा लेता था। गंगा जमुना जो दुआब क्षेत्र है वहाँ 50% टैक्स लगाता था। बाजार नीति इसकी ज़बरदस्त थी। बाजार नीति में कोशिश करता था कि एक अलग, पहले तो सबसे पहले एक अलग विभाग बना दिया, फिर जमाखोरी, काला बाजारी और लोगों को सही दाम पर सही वजन की सही वस्तु मिले, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर दिया। तो बाजार नीति भी कर दिया। इसकी कर नीति में नवीन कर जैसे कि चरी कर, घरी कर, जजिया और जकात, ये 4 प्रकार का मुख्य कर लगाता था। तो स्टूडेंट आप कमेंट्स करके बताएंगे कि चरी कर और घरी कर, जजिया कर और जकात कर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, फिर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर बताऊंगा। कला के क्षेत्र में देखा जाए तो अलाई दरवाजा बनाया, हौज खास बनाया, सीरी फोर्ट का निर्माण कराया, जमात खाना बनवाया, इतना सारा मस्जिद बनवाया था इसने। तो कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान था। 4 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो उत्तराधिकारी था उसको जहर दे के मारा था, ऐसा इतिहासकार का मानना है। और दिल्ली के पास जो जामा मस्जिद के बाहर इसका मकबरा है, दिल्ली के पास जो जामा मस्जिद है इसमें जो है इसको दफना दिया गया। इसके बाद जो अगला जो सुल्तान बनेगा वो है आपका शहाबुद्दीन उमर। ये जो शहाबुद्दीन उमर है वो नाम मात्र का रहता है। एक्चुअल जो मलिक काफूर की सहायता से सत्ता पर बैठा रहता है, और जो अलाउद्दीन खिलजी है वृद्ध सुल्तान उसको जहर देके मार डालता है। और क्योंकि ये योग्य सुल्तान नहीं रहता, मुबारक खां जो है वो एक्चुअल उत्तराधिकारी रहता है, और मलिक काफूर की सहायता से उमर जो है वो शासक बन जाता है। जब मुबारक खां को जेल में रखे रहते हैं तो मलिक काफूर जो है उसको खाना देने जाता है, धोखे से मलिक काफूर की वहां हत्या कर देता है और शहाबुद्दीन उमर का खुद संरक्षक बनके जेल से छूट जाता है। इसके बाद फिर मौका देखकर शहाबुद्दीन उमर को हटाकर खुद जो है वो शासक बन जाता है मुबारक शाह, और 1316 से 1320 तक शासक करेगा। इसने सबसे पहले काम किया, खलीफा का प्रतिनिधि होने से अपने आप को मना कर दिया। अब मुस्लिम जो है पूरा चिढ़ गए, और जैसी चिढ़े तो इसका एक खुसरो नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी। चूंकि खुसरो नौ मुस्लिम था इसीलिए जो है खुसरो बादशाह ये जो सुल्तान नहीं बन पाया। अगर ये मुस्लिम होता तो मुबारक शाह के बाद ये बन जाता। लेकिन 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया। जो इसका सेनापति था खुसरो खां, ठीक है, ये खुसरो अलग है और ये खुसरो खां, नासिरुद्दीन खुसरो खां अलग है। ये जो है मुस्लिम था और ये नौ मुस्लिम था। तो ये जो है जो काम वो नहीं किया था, जैसे अपने नाम का खुतबा पढ़वा दिया, बोला कि ये मुबारक शाह जो है इधर खलीफा का प्रतिनिधि मानने से इनकार किया था, ये बोला कि मैं प्रतिनिधि हूं और मेरे नाम का खुतबा पढ़ो। तो खुतबा में पढ़ाया अपना नाम पहली बार और बोला कि मैं पैगंबर का क्या हूं, सेनापति हूं।
पैगंबर का सेनापति हूं और शासन करना प्रारंभ किया। लेकिन चूंकि ये योग्य नहीं था, इसीलिए पब्लिक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं की और ये जो है अपने आप को पैगंबर का सेनापति बोलता था, लेकिन जो जनता जो है इसको इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम खतरे में है, ऐसा जो है नारा लगाते थे जब ये जाता था। तो ये भी अच्छे से शासन नहीं कर पाया, 1320 तक था। फिर इसके जो दरबार में गयासुद्दीन तुगलक था, वो इसकी हत्या कर देगा और तुगलक वंश की स्थापना करेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जो मैं क्वेश्चन किया हूँ उसका जवाब दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।